हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वी आर स्टडिंग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और आज का टॉपिक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये डेवलप कैसे होता है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से सेल्स इन्वॉल्व है और उसका मैकेनिज्म कैसा है जो हमें जर्म्स या पॉइजनस सब्सटेंस या फॉरेन सब्सटेंस से इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है या प्रोटेक्शन देता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो बिफोर वी गो थ्रू द डिटेल, तो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड अगेन कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसको कहते हैं। सो इट इज द एडेप्टिव टाइप ऑफ इम्यूनिटी जो डेवलप होता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल, और ये तभी डेवलप होता है जब एक पर्टिकुलर पैथोजन या टॉक्सिन हमारे बॉडी में एंटर करता है। यानी कि जब तक कोई जर्म या टॉक्सिन मतलब पॉइजनस सब्सटेंस या फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में एंटर नहीं होगा तब तक ये इम्यूनिटी डेवलप नहीं होता है। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी, काम कैसे करता है, तो देयर आर टू फंडामेंटल टर्म्स विच आर यूज्ड इन इम्यूनिटी। पहला है एंटीजन और दूसरा है एंटीबॉडी। पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो व्हाट इज एंटीजन एंड व्हाट इज एंटीबॉडी। तो ये पिक्चर देखिए। तो अगर कोई जर्म, दिस इज अ जर्म, तो अगर कोई जर्म हमारे बॉडी में एंटर करता है, एवरी जर्म हैज ए पर्टिकुलर एंटीजन ऑन इट्स सरफेस। तो हर जर्म के सरफेस पे कोई यूनिक पार्टिकल्स होते हैं जिसको आप मार्कर समझे या आइडेंटिटी कार्ड समझे। तो जर्म के सरफेस पे होता है एंटीजन, और जैसा जर्म होता है वैसा एंटीजन होता है। यानी कि जर्म अगर अलग टाइप का होगा तो उसके सरफेस पे जो एंटीजन होंगे वो भी अलग होते हैं। तो इट इज़ वेरी यूनिक। जैसे ये हमारे बॉडी में एंटर करता है तो इसको आइडेंटिफाई करके फाइनली देयर इज ए स्पेशल सेल कॉल्ड प्लाज्मा बी सेल। तो ये सेल उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार कर देता है। तो एंटीबॉडीज और वाई शेप मॉलिक्यूल जो फाइनल रिएक्शन आता है, और ये वाई शेप मॉलिक्यूल जो है ये जर्म के सरफेस पे स्टिक होके उसको इनएक्टिवेट कर देता है। बाद में हमारा बॉडी इस जर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है बड़ी आसानी से। सो एंटीजन इज एनी फॉरेन सब्सटेंस और मॉलिक्यूल जिसके एंट्री होने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी बनता है। मतलब जैसा एंटीजन वैसा एंटीबॉडी, विच इज़ वेरी यूनिक। और एंटीबॉडी वो प्रोटेक्टिव मॉलिक्यूल है जो हमारे बॉडी का प्लाज्मा बी सेल तैयार करता है अगेंस्ट ए पर्टिकुलर एंटीजन। तो यहाँ पे रूल एकदम सिंपल है। अगर एक्स टाइप का जर्म है तो उसके पास एक्स टाइप का एंटीजन होगा और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बॉडी प्रोड्यूस करेगा एक्स टाइप का एंटीबॉडी एंड सो ऑन। सो दिस इज वेरी यूनिक और यही हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी का फंडामेंटल कंसेप्ट है। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी, और इसके बारे में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन डिटेल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब देखते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मेन फीचर्स क्या है। तो पहला फीचर एक्वायर्ड इम्यूनिटी का है जिसको कहते हैं स्पेसिफिसिटी। मतलब जैसा जर्म वैसा एंटीजन वैसा कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, जो अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पे। तो इट इज़ वेरी स्पेसिफिक। सेकेंड फीचर है डाइवर्सिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हर टाइप के जर्म्स को आइडेंटिफाई करता है। अगर कोई नया जर्म भी बॉडी में आया तो उसको भी ये सिस्टम आइडेंटिफाई करता है और उसके खिलाफ कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी तैयार कर देता है। थर्ड इज द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिमिनेशन। तो हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं उनके सरफेस पे भी एंटीजन्स होते हैं, लेकिन वो हमारे एंटीजन्स होते हैं। अगर कोई बाहर से कोई जर्म आया या दूसरे के बॉडी से कोई सेल्स हमारे बॉडी में आ गए तो उनके पास जो एंटीजन होगा उसको फॉरेन कहते हैं या नॉन सेल्फ कहते हैं। तो ये सिस्टम डिस्टिंग्विश करता है, हमारे बॉडी के एंटीजन्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता है बल्कि बाहर से आने वाले एंटीजन्स को ही डिस्ट्रॉय करता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का वो है मेमोरी, कि एक बार पहली बार अगर कोई जर्म या उसका एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी को टाइम लगता है उसको अंडरस्टैंड करके एंटीबॉडी बनाना, लेकिन साथ में मेमोरी डेवलप हो जाता है। तो सर्टन सेल्स स्पेशली द बी सेल्स एंड टी सेल्स जो हमको स्टडी करना है वो इस इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटीजन एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटीबॉडी वो स्टोर कर लेते हैं, ताकि अगली बार अगर वो जर्म वापस आए तो एंटीबॉडी बनाना बहुत क्विकली हो जाता है। तो इसके लिए हमने देखा है कि पहली बार कोई इन्फेक्शन बॉडी में होता है तो उससे फाइट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगली बार हमारा बॉडी बहुत तेज़ी से उस इन्फेक्शन से अपने आप को बचा लेता है। सो स्पेसिफिसिटी मीन्स जैसा जर्म वैसा एंटीबॉडी बनता है। डाइवर्सिटी हर टाइप के जर्म्स के खिलाफ ये इम्यूनिटी काम करता है, चाहे वो नया है, जैसे अभी कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है उसके खिलाफ भी ये सिस्टम काम करेगा। डिस्क्रिमिनेशन मतलब खाली बाहर से जो आने वाले हार्मफुल जर्म्स हैं
उसी को डिस्ट्रॉय करता है, अपने जर्म्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी डेवलप हो जाता है ताकि फ्यूचर में उस जर्म से फाइट करना ज़्यादा आसान हो जाए। सो फॉर डिटेल यू कैन रेफर टू दिस chart in which the detail about the main feature of the acquired immunity is been given. Hello students, now अभी हमने मेन फीचर देख लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। तो डिपेंडिंग अपॉन एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम कैसे करता है, तो इट इज ऑफ टू मेन टाइप्स। तो देयर आर टू फंडामेंटल टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहला टाइप जो है उसको कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकेंड टाइप जो है उसको कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी उसको कहते हैं जिसमें हमारा बॉडी खुद एंटीजेंस को पहचान के एंटीबॉडीज तैयार करता है, मतलब बॉडीज ओन एफर्ट से। और पैसिव इम्यूनिटी में जो है बॉडी रेडीमेड एंटीबॉडीज को एक्वायर करता है। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिव इम्यूनिटी को स्टडी करते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी को एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी या एक्टिवली एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहते हैं। तो इसके फीचर्स क्या हैं? तो इट्स द इम्यूनिटी इन विच द बॉडी प्रिपेयर्स ओन एंटीबॉडीज। तो हमारा बॉडी खुद एंटीबॉडीज तैयार करता है बाय प्रोसेसिंग द फॉरेन एंटीजन। यानी कि जब भी कोई जर्म जिसके पास एंटीजन हमारी बॉडी एंटर करता है या कोई फॉरेन बॉडी जिसके पास एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और फाइनली हमारा बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार करता है। देन ये इम्यूनिटी उस पर्टिकुलर जर्म के खिलाफ जिंदगी भर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, लाइफ लॉन्ग। सबसे इंपॉर्टेंट है मेमोरी भी डेवलप होता है, यानी कि बार बार वीकेंड से आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, इट इज़ हार्मलेस। और उसके दो मेन सब टाइप्स है। तो पहला कहलाता है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी तब डेवलप होता है जब एक पर्सन जिसको इन्फेक्शन हो गया है वो इस इन्फेक्शन से अपने आप या बाय ट्रीटमेंट ठीक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पेशेंट ऑफ कोविड-19 एंड दिस इज द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। तो अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया तो बॉडी खुद इस मैकेनिज्म से उस जर्म के खिलाफ एंटीबॉडीज बना के ठीक हो जाता है। दूसरा है आर्टिफिशियल तरीका, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले से ही बीमारी होने से पहले ही बॉडी में इंजेक्शंस जिसको वैक्सीन्स कहते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो आपको मालूम है हम सब लोगों ने बचपन में बहुत सारे वैक्सीन, सबसे पहला वैक्सीन BCG का ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ लिया है। तो जब हमारे बॉडी में वैक्सीन्स दिया जाता है तो हमारा बॉडी फाइनली उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता है। Now, after understanding how active immunity develops, let's see how passive immunity develops. तो passive immunity को acquired passive immunity भी कहते हैं या passively acquired immunity भी कहते हैं, क्योंकि it is also called ready-made immunity। क्योंकि यहाँ पे होता ये है कि हम लोग एक पर्सन को या पेशेंट को रेडीमेड एंटीबॉडीज देते हैं और ये एंटीबॉडीज उस पर्सन के बॉडी में तैयार नहीं होता है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन। लेकिन इससे जो इम्यूनिटी मिलता है ये खाली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर रेस्पेक्टिवली, डिपेंड अपॉन द फॉर्मूला ऑफ दैट प्रिपरेशन। इसमें मेमोरी डेवलप नहीं होता है, क्योंकि मेमोरी तभी डेवलप होगा जब एक्चुअल एंटीजेंस हमारे बॉडी में एंटर करते हैं। इट कैन बी हार्मफुल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस बाय अदर ऑर्गेनिजम्स। ये सूट नहीं हो सकता है, मे बी एलर्जी विल बी कॉज्ड। तो ये दो तरीके से बॉडी में डेवलप होगा, या तो नेचुरल तरीके से नहीं तो आर्टिफिशियल तरीके। नेचुरल तरीके से कैसे? थ्रू आवर मदर। तो व्हेन वी आर इनसाइड आवर मदर्स वॉर्म, तो माँ के एंटीबॉडीज हमें मिलते हैं थ्रू प्लासेंटा, जो यूट्रस का कनेक्शन है। और दूसरा, आफ्टर बर्थ माँ का मिल्क विच इज़ कंसिडर एज अमृत, ओके, उसमें माँ के सारे एंटीबॉडीज रहते हैं। इट इज़ वेरी रिच इन व्हाट प्रोटेक्टिव मॉलिक्यूल्स, स्पेशली एंटीबॉडीज, तो वो बच्चे को मिलता है। तो एटलीस्ट फॉर 3 मंथ वी नो the child should be given only mother's milk, no other thing. then artificial तरीके कैसा है? किसी दूसरे एनिमल या ह्यूमन के एंटीबॉडीज को एक्सट्रैक्ट करके उसको पेशेंट या पर्सन में इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे टेटनस और रेबीज के जो एंटीबॉडीज है उसको हम लोग तैयार करके पर्सन के बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। उसी को एंटी सीरम थेरेपी भी कहते हैं या उसको प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। अभी आपको मालूम है कोविड-19 का एक ट्रीटमेंट टर्मिनल, जो मतलब पेशेंट बहुत ही सीरियस हो जाते हैं उनके लिए है कि जो पेशेंट रिकवर हो चुके हैं कोविड-19 से, तो उनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ तैयार हुआ होगा। तो ये एंटीबॉडीज़ एक्सट्रैक्ट करके
पेशेंट को दिया जाता है, इसी को प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो मदर्स मिल्क विच इज़ द नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड द टॉक्साइड या एंटी सीरम इंजेक्शन इज द आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. So I think you understood, and this is the detailed, you can see, comparison between active immunity and passive immunity. You can copy. So before going further, let's see the different types of defense cells. सबसे पहले उनका ओरिजिन देखते हैं, ये डेवलपमेंट कैसा होता है इनका. तो ये हमारा ब्लड के सेल्स का इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ पिक्चर, जिसमें आपको दिख रहा है आरबीसी, lymphocyte and neutrophils which are the major cells, और राइट साइड में आपको दिख रहा है ब्लड सेल्स का स्कैनिंग फोटोग्राफ, जिसमें आरबीसी, लेफ्ट साइड में डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. तो जितने भी ब्लड सेल्स है और जितने भी टिश्यू सेल्स में जो डिफेंस सेल्स है वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, बिकॉज दे आर ऑल डेवलप्ड फ्रॉम ए स्पेशल सेल कॉल्ड हेमाटोब्लास्ट, जो बोन मैरो में रहता है या लिम्फॉइड टिश्यू में रहता है, और बच्चों में, न्यू बॉर्न बेबी में लीवर में रहता है. तो इसी से राइट साइड में देखो लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करने वाले सेल्स रहते हैं, उसमें छोटा लिम्फोसाइट और बड़ा लिम्फोसाइट विद ग्रैन्यूल्स. तो छोटा लिम्फोसाइट दो टाइप में डेवलप हो जाता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, और इसी बी लिम्फोसाइट से बनता है प्लाज्मा सेल्स जो एंटीबॉडी तैयार करता है. और ये जो बड़ा लिम्फोसाइट है जिसमें ग्रैन्यूल्स है, ये एबनॉर्मल सेल्स हो गया, इन्फेक्टेड सेल्स हो गया, और जर्म्स है उनको डायरेक्टली किल करता है. देन माइलॉइड सेल से तैयार होते हैं आपके प्लेटलेट्स, में आरबीसी, फिर मास्ट सेल, ये सिग्नल रिलीज करते हैं, फिर माइलोब्लास्ट से तैयार होते हैं बाकी के सारे डब्ल्यूबीसी, उसमें होता है बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, और एक मोनोसाइट जो लार्जेस्ट सेल है ब्लड में, जो टिश्यू में जाने के बाद मैक्रोफाज में डेवलप होता है, जो जर्म्स को कैप्चर कर लेते हैं, खा जाते हैं अमीबा की तरह. Now these are the, you can see, different defense cells. You can see, observe it to know there, you can see what names, और इसके बारे में हम लोग आगे रेफर करेंगे. तो कुछ सेल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं. सो मोनोसाइट जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, जो जर्म्स को खा जाता है, डेड सेल्स को भी खा जाता है. देन मैक्रोफाज जो टिश्यू में रहता है, वो भी अमीबा जैसा सेल है जिसका काम भी होता है जर्म्स को, डेड सेल को खा जाना. फिर न्यूट्रोफिल्स जो है वो ग्रैन्युलेटेड डब्ल्यूबीसी है, ये ब्लड में जर्म्स को किल कर देता है. देन मास्ट सेल जो टिश्यू में होता है, इसका काम है इंजरी हो गया, जिसके बारे में पहले से देखा था इन्फ्लेमेटरी बैरियर में, ये इंजरी साइट में क्या करता है, सिग्नल रिलीज करता है और एलर्जी में इन्वॉल्व होता है. दैन एपीसी, जिसको आपको अभी पढ़ना है, इसमें स्पेशल सेल्स और डेंड्राइटिक सेल्स, ये फॉरेन एंटीजन को डिटेक्ट करके हमारे इम्यून सिस्टम को सिग्नल देता है. देन हेल्पर टी सेल, जिसका काम है पूरे इम्यून सिस्टम को जर्म के बारे में एक्टिवेट कर देना. देन नेचुरल किलर सेल, जिसके बाद ग्रैन्यूल्स होते हैं जो एबनॉर्मल सेल्स को, इन्फेक्टेड सेल्स को मार देता है. प्लाज्मा बी सेल्स जो अभी बताया एंटीबॉडीज तैयार करता है, और मेमोरी बी सेल्स जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके फ्यूचर के लिए बॉडी को एक्टिवेट करता है. नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट दोज सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए दो टाइप के सेल्स रिस्पॉन्सिबल है. वन टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड लिम्फोसाइट्स विच आर द स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी, एंड सेकेंड टाइप ऑफ cells which support the lymphocyte, help the lymphocyte, they are called antigen presenting cells. तो सबसे पहले हम लोग lymphocytes को देखते हैं. तो what are lymphocytes? So they are the smallest WBC which is present in not only blood, tissue fluid जिसको lymph कहते हैं, lymph nodes, and they are produced in bone marrow. तो bone marrow में produce होते हैं from stem cell जिसको कहते हैं हेमाटोसाइटोब्लास्ट, और उसका नाम है लिम्फोब्लास्ट. लिम्फोब्लास्ट से सारे lymphocytes तैयार होते हैं. तो सबसे पहले जब वो रिलीज होते हैं, वो ब्लड में रिलीज होते हैं. दे आर रिलीज इन इमेच्योर फॉर्म, एंड दे आर द मेन सेल्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्योंकि अल्टीमेटली एक्वायर्ड इम्यूनिटी का फाइनल टारगेट होता है एंटीबॉडीज बनाना. तो एंटीबॉडी बनाने का काम लिम्फोसाइट्स करते हैं, और उसके पहले एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाना है, मतलब कौन से एंटीजन के खिलाफ बनाना है, उसका भी काम जो है लिम्फोसाइट्स करते हैं. तो ये दोनों काम लिम्फोसाइट्स करते हैं. इसके लिए दे आर कॉल्ड प्राइम सेल्स, एंड डिपेंडिंग अपॉन कि वो कैसे मैच्योर होते हैं, उनका फंक्शन क्या है, देयर आर टू टाइप्स. तो वन आर कॉल्ड टी सेल्स या टी टाइप ऑफ सेल या टी लिम्फोसाइट, एंड सेकंड इज कॉल्ड बी सेल और बी लिम्फोसाइट. तो वी स्टडी द डिटेल अबाउट टी सेल एंड बी सेल इन द कमिंग, यू कैन सी, लेक्चर. तो अभी हम लोग शॉर्ट में ज़रा देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं. तो सपोज आपके बॉडी में जर्म्स की एंट्री होगी. सो दिस इज द एंट्री ऑफ द जर्म, और जर्म आया है तो नेचुरली उनके सरफेस पे होते हैं एंटीजेंस. तो इमीडिएटली डेंजर सिग्नल
जनरेट होता है, तो देयर आर सर्टेन सेल्स इन द बॉडी, इनको कहते हैं एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो एग्जांपल है डेंड्राइटिक सेल्स। तो ये इस सिग्नल को लिम्फ नोड्स में लेके जाता है, तो वहाँ पे वो टी सेल को ये इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है, एंड टी सेल जो है लिम्फोकाइंस, लिम्फो मतलब दूसरे डब्ल्यूबीसी को अट्रैक्ट करने वाले सिग्नल्स, ताकि पूरा इम्यून सिस्टम को समझ जाना चाहिए कि बॉडी में जर्म का अटैक हुआ है, जिसको साइटोकाइंस भी कहते हैं। और साथ में इंफॉर्मेशन बी सेल को ट्रांसफ़र करता है। तो टी सेल यहाँ पे बी सेल में वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहा है कि कौन सा एंटीजन आया है, और बी सेल जो है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके एंटीबॉडीज़ तैयार करने लग जाता है। और फाइनली ये एंटीबॉडीज़ जो है ये जर्म को कवर कर देते हैं, और कवर करने की वजह से वो जर्म इनएक्टिव हो जाते हैं, और तब जाके हमारे डब्ल्यूबीसी इन जर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरह हमारा इम्यून सिस्टम, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम काम करता है। तो व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट के जो दो टाइप है, टी सेल, टी सेल का काम है जर्म्स के एंटीजन को आइडेंटिफाई करना, और ये इंफॉर्मेशन पूरे इम्यून सिस्टम के डिफरेंट सेल्स को ट्रांसफ़र करना, साथ में बी सेल को भी ट्रांसफ़र करना। और जैसे बी सेल को जर्म के एंटीजन का इंफॉर्मेशन मिलता है, तो इमीडिएटली बी सेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। सो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस द लिम्फोसाइट्स आर कॉल्ड प्राइम सेल्स। नाउ इन सेल्स को हेल्प करने के लिए दूसरे सेल्स जो इन्वॉल्व होते हैं, दे आर कॉल्ड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, मतलब दे विल प्रेजेंट द एंटीजन टू द लिम्फोसाइट्स, ताकि लिम्फोसाइट का काम आसान हो जाए। सो इन शॉर्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड एपीसी। और ज़्यादा करके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एपीसीज दे इनगल्फ द जर्म्स, यानी कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल या जर्म या टॉक्सिन अगर आ गया, उनको कुछ सेल्स क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स। और डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या करते हैं, उनके जो एंटीजन्स है उसको अपने सरफेस पे डिस्प्ले कर देते हैं। व्हाट दे डू, आफ्टर यू कैन सी प्रोसेसिंग दैट यू कैन सी जर्म, दे सेपरेट द एंटीजन एंड देन दे ट्रांसफर इट ऑन द सेल सरफेस। तो उससे क्या होता है कि एंटीजन सेल के सरफेस पे डिस्प्ले हो जाता है, एंड इसकी वजह से आजू बाजू में अगर कोई टी सेल होगा या बी सेल होगा, उसको इमीडिएटली इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि विच टाइप ऑफ एंटीजन हैज़ एंटर्ड इन द बॉडी, और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और साथ में दे ऑल्सो रिलीज द केमिकल, जिससे पूरे इम्यून सिस्टम के दूसरे सेल भी एक्टिवेट होते हैं, स्पेशली स्पेशल टाइप ऑफ टी सेल कॉल हेल्पर टी सेल। तो हेल्पर टी सेल पूरे इम्यून सिस्टम को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देता है अबाउट ए न्यू एंटीजन। तो there are different types of, you can see, antigen presenting cell. Macrophages हैं, you got monocytes, you got neuroglial cells, you got messenger cell, you got histocytes, and you got dendritic cells. जैसे ये है example of macrophage, which are one of the largest cells of the body in terms of size. उसका माइक्रोग्राफ पिक्चर है। So this is the macrophage which is actually, you can see, ये जो बैक्टीरिया है उनको वो इनगल्फ कर रहे हैं, और इस प्रोसेस में वो उनके एंटीजन्स को डिस्प्ले करेंगे। तो दिस इज द लार्जेस्ट सेल इन द ब्लड, मोनोसाइट, ये हिस्टोसाइट है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक डेंड्राइटिक सेल्स, द सेल हैविंग वेरी शॉर्ट प्रोसेस, और इसका काम है जर्म के एंटीजन को डिटेक्ट करके टी सेल को डिस्प्ले कर देना। तो पहला टाइप जो है उसको कहते हैं टी सेल इन शॉर्ट, और टी लिम्फोसाइट, एंड सेकेंड टाइप इज कॉल्ड बी सेल और बी लिम्फोसाइट्स। तो सबसे पहले वी विल लर्न अबाउट टी सेल्स। तो व्हाई टी सेल्स और कॉल्ड टी सेल्स, ओके। तो इसका कारण है कि दीज सेल्स आर मेच्योर्ड इन द थाइमस। सो तो थाइमस इज वन ऑफ द लिम्फ ग्लैंड जो हार्ट के जस्ट पीछे लोकेटेड है। दिस इज लोकेशन ऑफ द थाइमस, एंड कैन सी द लार्जेस्ट लिम्फ ग्लैंड का भी लोकेशन इधर दिया है, स्प्लीन। एंड थाइमस में देयर इज अ हार्मोन जिसको कहते हैं थाइमोसिन, तो उसी के एक्टिविटी की वजह से T cells are produced। तो उनका मेन काम है कि जर्म के एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना और बी सेल को एक्टिवेट कर देना, और उनसे जो सिस्टम एक्टिवेट होता है उसको हम लोग कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम, या शॉर्ट में उसको कहते हैं CMIS। वी आर गोइंग टू लर्न दैट इन स्लाइटली मोर डिटेल कि ये काम कैसे करता है। और इस प्रकार के इम्यूनिटी को सेलुलर इम्यूनिटी भी कहते हैं, यानी कि वो इम्यूनिटी जिसमें सेल्स आर इन्वॉल्व, स्पेशली टी सेल। तो टी सेल जब एक्टिवेट होता है, तो एक्टिवेट होना मतलब क्या, इट रिकॉग्नाइजेस द जर्म, उसके एंटीजन को, तो इमीडिएटली
थाइमस में जाने के बाद वो 4 टाइप के सेल्स में डिफ्रेंशिएट होता है। तो सबसे पहला सेल जो डेवलप होता है उसको कहते हैं हेल्पर टी सेल या T4 सेल, उसको CD4 सेल भी कहते हैं। तो इट इज़ द सेल, और इसका काम है पूरे इम्यून सिस्टम को एंटीजन का सिग्नल ट्रांसफर करना। और साथ में डेवलप होता है एक किलर सेल जिसको साइटोटॉक्सिक सेल्स भी कहते हैं, T8 सेल्स कहते हैं, बिकॉज दे कंटेन ग्रैन्यूल्स। इट इज़ द लार्जेस्ट लिम्फोसाइट हैविंग ग्रैन्यूल्स। और इसका काम है जैसे ही ये इन्फेक्टेड सेल या जर्म्स के कांटेक्ट में आता है तो इमीडिएटली वो केमिकल रिलीज करता है जिससे वो जर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है डायरेक्टली। तो दे डायरेक्टली किल द जर्म। और इस दौरान इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम अपने सेल्स को ना डिस्ट्रॉय कर दे, यू गॉट सप्रेसर टी सेल। तो ये इम्यून एक्टिविटी को स्लो करता है, यानी कि जैसे जर्म्स सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या बॉडी जर्म्स को एलिमिनेट कर देता है, तब अपने सेल्स डैमेज नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए वी गॉट सप्रेसर टी सेल और एंटीजन। तो दिस इज अ सप्रेसर टी सेल, एंड इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने वाले सेल को कहते हैं मेमोरी टी सेल। तो मेमोरी टी सेल कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटीजन जो बॉडी में एंटर हुआ था। तो दिस इज अ मेमोरी सेल्स। तो इसमें जो रिएक्शंस है दे आर सेंसिटाइजेशन, पहले एंटीजन को सेंस करना, बाद में एक्टिवेट होना, बाद में पोर्स प्रोड्यूस कर देना, और फिर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करके जर्म को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देना। सो दिस इज द किलर सेल डिस्ट्रॉइंग इन्फेक्टेड सेल। नाउ द सेकेंड lymphocyte is the B cell or B lymphocyte. So why it is called B cell? Because it matures in a lymphoid tissue called bursa, which is present in the bone marrow. इसके लिए इसको bursa कहते हैं. So you can see this is the lymph node, and similar type of you can see lymphoid tissues found in the bone marrow. तो एक्चुअली द बर्सा का जो नाम है वो बर्ड के लिम्फॉइड टिश्यू से दिया है, दैट इज बर्सा ऑफ फैब्रिकस। नाउ बी सेल का मेन काम है टी सेल से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है किसी एंटीजन का, तो कोरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज तैयार करना, और साथ में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, ताकि फ्यूचर में अगर वो जर्म वापस आए तो एंटीबॉडीज क्विकली प्रोड्यूस हो जाएगा। नाउ तो इस मैकेनिज्म को एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कहते हैं, या AMIS इन शॉर्ट कहते हैं, जिसको आपको थोड़ा बाद में स्टडी करना है। वी आर गोइंग टू स्टडी AMIS नाउ। और इस इम्यूनिटी को ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड। तो फ्लूइड, विच फ्लूइड? द बॉडी फ्लूइड जिसमें एंटीबॉडीज होते हैं। नाउ तो व्हेन द बी सेल गेट्स एक्टिवेटेड, यानी कि दे रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टी सेल और APC, तो वो 3 टाइप के सेल्स में डेवलप होते हैं। तो पहला है प्लाज्मा बी सेल, और ये वो सेल है जो रैपिडली 2000 मॉलिक्यूल पर सेकेंड के हिसाब से एंटीबॉडीज बना के रिलीज करता है। और कुछ बी सेल्स जो है वो इन एंटीबॉडी को अपने सरफेस पे डिस्प्ले करते हैं, उनको इफेक्टर बी सेल कहते हैं। और एंटीबॉडी का इंफॉर्मेशन ऑफ ए पर्टिकुलर एंटीजन जिस सेल में स्टोर रहता है फ्यूचर के लिए, उसको कहते हैं मेमोरी बी सेल्स। सो दीज 3 सेल्स अल्टीमेटली मेक द एंटीबॉडीज एंड डिस्ट्रॉय द जर्म्स इनडायरेक्टली, इनएक्टिव द जर्म इनडायरेक्टली, और उससे हमारे इम्यून सिस्टम का काम आसान हो जाता है। और जो रिएक्शंस होते हैं जिसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस कहते हैं, ये अलग अलग टाइप्स के, जिसको आपको बाद में स्टडी करना है। एग्लूटिनेशन, यहाँ पे जर्म्स आपस में चिपक जाते हैं। ऑप्सोनाइजेशन, जर्म के सरफेस पे एंटीबॉडी का कवर प्रोड्यूस होता है। न्यूट्रलाइजेशन, एंटीजन्स इनएक्टिव किए जाते हैं। इमोबिलाइजेशन, जर्म अगर मोटाइल है, इसको फ्लैजेला है, सिलिया है, वो इनएक्टिव हो जाता है, जर्म नहीं कर पाता है। और सबसे खास यूनिक कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, जिससे जर्म्स के सरफेस में 30 प्रोटीन स्टिक होकर जर्म्स के सरफेस को बर्स्ट कर देते हैं। सो दिस इज द एक्टिवेशन ऑफ प्लाज्मा बी सेल, जो एंटीबॉडी रिलीज करके जर्म्स को कोट कर रहे हैं। तो इन दिस वे द बी सेल फाइनली डिस्ट्रॉय द जर्म। नाउ स्टूडेंट, इट टाइम टू सी हाउ द टी सेल, बी सेल एंड द APCs मिलके एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एक्वायर करते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में 2 अलग अलग रिस्पॉन्सेज है विच आर इंटर रिलेटेड, एलाइड, मिल के काम करते हैं। और ये तब होता है जब बॉडी में कोई एंटीजन आता है या पैथोजन या उसके टॉक्सिन्स आते हैं। तो ये 2 मैकेनिज्म में पहला मैकेनिज्म है CMIS, स्टैंड्स फॉर सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, इन शॉर्ट ऑल्सो कॉल्ड सेलुलर इम्यूनिटी। और दूसरा है AMIS, जिसको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम कहते हैं, या उसको ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। ह्यूमरल मीन्स फ्लूइड, और ये फ्लूइड है एंटीबॉडी। नाउ लेट्स सी फर्स्ट CMS। सो CMIS इसको एक्टिवेट करता है T लिम्फोसाइट, या T लिम्फोसाइट प्लेज ए की रोल
एंड इट टेक्स ए लॉन्गर टाइम टू डेवलप, क्योंकि टी सेल को सबसे पहले जर्म को आइडेंटिफाई करना है, उसके एंटीजेंस को प्रोसेस करना है और तब जाके बी सेल को इन्फॉर्मेशन देना है ताकि वो एंटीबॉडीज बना सके। एंड इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ जर्म। किसी भी प्रकार का जर्म आपके बॉडी में आएगा, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, सबके खिलाफ ये सिस्टम एक्टिवेट रहता है। और इवन अगर किसी पर्सन को कोई ट्रांसप्लांट किया है, किडनी ट्रांसप्लांट किया है या कोई टिश्यू ट्रांसप्लांट किया है और वो अगर मैच नहीं कर रहा है तो उसको भी रिजेक्ट कर देता है, दैट्स कॉल्ड रिजेक्टिंग द एलोग्राफ्ट। एंड इवन कैंसर सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स जो बॉडी है उसको भी वो डिस्ट्रॉय करता है। और उसके कंपोनेंट्स है हेल्पर टी सेल जो पूरे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, किलर टी सेल जो डायरेक्टली कैंसर सेल्स, एबनॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, एंड सप्रेसर टी सेल जिसका काम है कि अगर जर्म्स कंट्रोल में आ गए तो पूरे इम्यून सिस्टम को इनएक्टिवेट कर देना है ताकि अपने बॉडी सेल डैमेज ना हो। और ये इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाला मेमोरी टी सेल और किलर सेल प्रोड्यूस करता है परफोरिन अलॉन्ग विथ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में आते हैं बी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल इन एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो इट टेक्स ए शॉर्टर टाइम एंड इट प्रोटेक्ट्स। एक लिमिटेशन है कि खाली बैक्टीरिया और वायरस से ये प्रोटेक्ट कर पाते हैं। और उसके कंपोनेंट्स है प्लाज्मा बी सेल जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, इफेक्टर बी सेल्स जो एंटीबॉडी को अपने सरफेस पे डिस्प्ले करते हैं, मेमोरी बी सेल जो फ्यूचर में इन्फेक्शन को ज़्यादा तेजी से रोकते हैं बाय प्रोड्यूसिंग रैपिड एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडी इज द की molecule here. Now let's see the mechanism of action of AMIS and CMIS. दोनों मिलके किस तरह जर्म से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो लेट्स सी दिस चार्ट। तो हियर यू कैन सी नंबर ऑफ एंटीजेंस। बॉडी में जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं जो इन्फेक्शियस है, हार्मफुल है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, दे ऑल कंटेन ऑन द सरफेस स्पेसिफिक एंटीजेंस। और दो टाइप का रिस्पॉन्स जो है बॉडी देता है, एक ह्यूमरल रिस्पॉन्स जिसको कहते हैं AMIS और दूसरा सेल्यूलर रिस्पॉन्स। लेट्स सी हाउ इट ऑकर्स इन सिंपलेस्ट पॉसिबल मैनर। तो जैसे ही एंटीजन का एंट्री होता है बॉडी में, होस्ट मीन्स द बॉडी विच इज गेटिंग इन्फेक्टेड बिकॉज ऑफ द जर्म्स, तो सबसे पहले CMIS एक्टिवेट होता है। तो CMIS को एक्टिवेट करने का काम को करता है टी सेल्स अलॉन्ग विथ स्पेशल सेल्स कॉल्ड APC। तो सबसे पहले टी सेल का सेंसिटाइजेशन होता है, मतलब टी सेल सेंसेस द फॉरेन पार्टिकल मतलब एंटीजन, और इसमें मदद करता है APC। तो इधर टी सेल डायरेक्टली डिटेक्ट्स द एंटीजन और APC जो जर्म्स को खाते हैं वो उनके एंटीजन्स को डिटेक्ट करके टी सेल को इंफॉर्मेशन पास कर देते हैं। और ऐसा होने के बाद ऐसा टी सेल कहलाता है सेंसिटाइज टी सेल। वो थाइमस में जाके इमीडिएटली एक्टिवेट होके नंबर ऑफ टी सेल्स, अलग अलग टाइप के टी सेल्स जो हमने देखा, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल, ये दो मेन है। तो ये है आपका हेल्पर टी सेल और ये है किलर टी सेल, डेवलप हो जाते हैं। और हेल्पर टी सेल का काम है वो साइटोकाइंस मतलब सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज करना। तो ये बी सेल को इन्फॉर्मेशन दे देता है और टी सेल को भी इन्फॉर्मेशन दे देता है, टी किलर सेल को, ताकि वो किलर टी सेल इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अगर ये काम पूरा हो गया, द जर्म्स आर डिस्ट्रॉयड और यू कैन सी द इन्फेक्टेड सेल्स आर रिमूव्ड, तब इमीडिएटली इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए वी कॉल्ड सप्रेसर टी सेल्स, और ये इन्फॉर्मेशन फिर मेमोरी टी सेल में स्टोर हो जाता है। फिर AMIS कैसे काम करता है? तो AMIS को तो बी सेल को इन्फॉर्मेशन तो डायरेक्टली मिलेगा या APC के थ्रू मिलेगा या टी सेल से मिलेगा। तो बी सेल भी सेंसिटाइज होता है और वो एक्टिवेट होकर प्लाज्मा बी सेल में कन्वर्ट हो जाता है और प्लाज्मा बी सेल्स जो है वो एंटीबॉडीज रिलीज करने लग जाते हैं और ये एंटीबॉडीज फाइनली जो है एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं बाय अलग अलग मैकेनिज्म से। तो इस तरह फाइनली जर्म्स पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कुछ बी सेल्स जो है दे डेवलप इनटू मेमोरी सेल्स, ताकि फ्यूचर में अगर कोई इन्फेक्शन हो तो उसको रैपिडली हम लोग फाइट कर सके, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बहुत तेजी से बनेगा। तो दैट्स वाई CMS के बाद AMS क्या होता है, एक्टिवेट होता है अगर पहली बार इन्फेक्शन हुआ है। समरी ऑफ द फीचर ऑफ CMIS एंड AMIS, यू कैन रेफर इट। नाउ लेट्स सी हाउ द टी सेल एक्टिवेट्स, या उसका रेस्पॉन्स कैसे रहता है। इन शॉर्ट, जैसे एक वायरस ने अगर किसी सेल को अटैक किया, वो सेल इन्फेक्ट हो गया, तो उसके एंटीजेंस को टी सेल रिकॉग्नाइज करता है, केमिकल सिग्नल रिलीज करता है साइटोकाइंस, और टी सेल एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेटेड सी सेल इमीडिएटली अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। सम ऑफ द सेल बिकम मेमोरी टी सेल, सम ऑफ द सेल बिकम हेल्पर टी सेल,
जो उस वायरस के एंटीजन को डिटेक्ट करके, अभी यहाँ पे क्या है, एपीसी जो है उस वायरस के एंटीजन को टी हेल्पर सेल को ट्रांसफ़र कर रहा है और पूरे इम्यून सिस्टम को इन्फॉर्मेशन क्या है ट्रांसफर हो जाता है। और कुछ सेल जो है नेचुरल किलर टी सेल में चेंज होते हैं, वो इन्फेक्टेड सेल के साथ बाइंड होकर उसको डायरेक्टली क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। और फाइनली सेल जो है उसको फैगोसाइट्स क्या है पूरी तरह डाइजेस्ट कर लेते हैं। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द टी सेल एक्टिविटी। नाउ बी सेल किस तरह काम करता है, तो बी सेल भी सिमिलर है। उसमें अगर एक वायरस सेल को अटैक करता है तो बी सेल एक्टिवेट हो जाता है और वो भी साइटोकाइन रिलीज करता है। उससे बी सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। सम अदर सेल बिकम मेमोरी सेल एंड सम अदर सेल बिकम प्लाज्मा सेल, और ये प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज रिलीज करने लगता है 2000 मॉलिक्यूल पर सेकेंड के हिसाब से, और एंटीबॉडी जर्म्स के साथ बाइंड होके इमीडिएटली उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं और फिर उसको फैगोसाइट्स आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इन दिस you can see picture also, you can see तो एंटीजन के साथ बाइंड होके अल्टीमेटली अलग अलग टाइप के बी सेल्स फॉर्म हो गए हैं और फाइनली जो जर्म्स है, यहाँ पे वायरस दिख रहा है, उसके साथ एंटीबॉडी बाइंड होके वो इनएक्टिव हो रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन एंटीबॉडी किस तरह रिएक्ट करते हैं, तो अलग अलग टाइप के रिएक्शंस हैं। तो पहला है प्रेसिपिटेशन। तो इसमें अगर जर्म एंटीजन्स को रिलीज करता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने का काम उसको ये एंटीबॉडीज करते हैं, तो उससे वो एंटीजन जो सॉल्युबल था इनसॉल्युबल हो जाता है। एग्लूटिनेशन में क्या होता है, एंटीबॉडीज मिल के जर्म्स को एक साथ बाइंड कर देते हैं, तो ग्लू का काम करते हैं, उसको कहते हैं एग्लूटिनेशन। न्यूट्रलाइजेशन में अगर जर्म के एंटीजन हार्मफुल है तो उसको वो न्यूट्रलाइज करता है, हार्मलेस बनाते हैं। इमोबिलाइजेशन में क्या होता है, जर्म्स के पास अगर सिडोपोडिया है, सिलिया है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो इनएक्टिव हो जाए। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में जर्म के सरफेस पे छेद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स 30 टाइप्स है, उससे सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इन सब मेथड से फाइनली वो जो जर्म है जिसके सरफेस पे एंटीबॉडी चिपका हुआ है, तो वो जो है उसको मैक्रोफाजेस इनगल्फ कर लेते हैं या उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उसको ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द